Hello everyone, how are you? I hope you are doing very well. Welcome to this class. आपका इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और कल की क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश कर दिया था, राइट? और हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। चलिए, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज हम करेंगे रिवीजन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि हम समराइज भी कर चुके हैं इस चैप्टर को, तो एक बार हमने पहले भी रिवीजन करी है, आज हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो जो टॉपिक्स हम पहले से रिवाइज कर चुके हैं उनके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आज आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। अगर आप अपने पेन और नोटबुक के साथ रेडी रहेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? सो वेलकम टू दिस क्लास, और हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी तक हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, एक बार क्विकली वो चीजें देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग में देखो ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने ये देखा था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट उसके बाद कुछ रिसर्च हुई, डिस्कवरीज हुई, और ये पता लगा कि एटम कंटेन्स करता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ा था हमने? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, एक हमारी सिलेंड्रिकल ट्यूब थी जिसको दोनों साइड से सील्ड कर दिया गया था, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे जिनको भी सील्ड कर दिया गया प्रॉपर्ली, और एक बैटरी से कनेक्ट किया गया था। वो बैटरी थी हाई वोल्टेज की बैटरी, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? अब होगा क्या, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसको बोल दिया गया कैथोड और इसको बोला गया एनोड, ठीक है? ये हाई वोल्टेज की बैटरी थी। यहां पर एक वैक्यूम को एडजस्ट करने के लिए यहां पर एक क्या लगाया गया है, वाल्व, ठीक है? एक वाल्व लगाया गया जिससे हम प्रेशर को इनसाइड द ट्यूब एडजस्ट कर सकें। अब प्रेशर रखा गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई वोल्टेज की बैटरी रखी गई, नियर अबाउट 10,000 वोल्ट इसकी बैटरी थी। और जब हमने यहाँ पे सप्लाई करी, डीसी वोल्टेज थी, जब हमने सप्लाई करी तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि गैसेस पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। प्रेशर को लो किया गया, इनको क्रूक्स ट्यूब भी बोल देते हैं, विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्रूक्स ट्यूब भी बोल देते हैं। अब हुआ क्या, जब यहाँ पर एक कोटिंग भी की गई थी बिहाइंड द एनोड। किस चीज की कोटिंग थी? किसी फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की, जैसे आप कह सकते हैं जिंक सल्फाइड, ठीक है? अब उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया और 1 से लेके 10 mm तक गए। 1 से लेके 10 mm तक प्रेशर जब रिड्यूस किया तो क्या देखा गया कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस दिखने लगी और रेज विजिबल होने लगी, कलर्ड ग्लो आ गया। जैसे आपकी नियॉन की जो ट्यूब्स होती हैं उनमें आपका कुछ ऑरेंजेस कलर आता है, ठीक है? ऑरेंज रेड कलर आता है। अब समझने वाली बात ये हुई, प्रेशर को उन्होंने और रिड्यूस किया और प्रेशर को लेके गए 0.01 mm पे। जब 0.01 mm पे प्रेशर गया तो करंट जो फ्लो कर रहा था वो फ्लो अभी भी कर रहा है, बट ये जो रेज दिख रही थी वो विजिबल होना बंद हो गए, इनविजिबल हो गए। बट क्या देखा गया कि रेज यहां से जा रही थी और इधर जाके स्ट्राइक कर रही थी, और यहाँ पर ब्राइट स्पॉट आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा था? ब्राइट स्पॉट। इस ब्राइट स्पॉट की वजह से ये बोला गया कि करंट तो फ्लो कर रहा है और ब्राइट स्पॉट आ रहा है, यहां से पार्टिकल्स निकल रहे हैं और इधर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस वजह से ब्राइट स्पॉट आ रहा है। फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लगाई गई। यहाँ पर जैसे कि पैडल व्हील लगाया गया, पैडल व्हील से देखा गया कि पैडल व्हील को रोटेट कर पा रही है। तो क्या बोला गया, क्योंकि ये रेज कैथोड से निकल रही थी तो इन्हें बोला गया कैथोड रेज। दीज रेज आर नेम्ड एज कैथोड रेज। और कैथोड रेज कंसिस्ट कर रही थी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी। एनोड जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव वाला था और कैथोड वाला नेगेटिव था। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यहाँ पे जो प्लेट्स लगाई ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लगाई, तो ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रहे थे। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डेविएशन शो कर रहे थे। उसी के साथ जब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करी गई, जैसे यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी भी एक शेप का, तो एग्जैक्टली शेप यहाँ पे बनने लगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आए कि कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है?
ये जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। ये मेटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है क्योंकि इन्होंने पैडल व्हील को रोटेट कर दिया था। किसको रोटेट कर दिया था? पैडल व्हील को। जब थिन फॉइल ऑफ गोल्ड यहाँ पे, या थिन फॉइल ऑफ गोल्ड नहीं कह सकते, थिन फॉइल ऑफ यहाँ पे मेटल रखी गई तो क्या हुआ, ये पेनिट्रेट भी कर रही थी, एक्सरे प्रोड्यूस कर रही थी, जैसे टंगस्टन जैसे मेटल जब रखी गई, ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी। कैथोड रेज की क्या थी? प्रॉपर्टीज। उसी तरीके से एनोड रेज एक्सपेरिमेंट पर बढ़ा गया। कैथोड और एनोड को एक्सचेंज कर दिया गया और बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया गया और फिर एनोड से जो रेज निकल रही थी उन्हें एनोड रेज बोला गया। बट जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो कैसे बन रहे थे? कैथोड और एनोड के बीच में जो गैसियस एनवायरनमेंट था वहां से वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पैदा हो रहे थे एक तरीके से, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बोला गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बोला गया प्रोटॉन। और एक प्रोसेस हमने पढ़ी थी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पे हमने ये देखा था, रेडियो एक्टिविटी मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया। एनोड रेज में क्या हुआ, इधर एनोड इधर कैथोड कर दिया गया, इधर एनोड और इधर कैथोड, ठीक है। इधर एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया। अब क्या हुआ, वही सेम ट्यूब रखी गई इस तरीके से और यहाँ परफोरेटेड कैथोड लगाया गया था। यहाँ पर लगा लीजिए इसको आप, परफोरेटेड कैथोड, और इसको कनेक्शन वगैरह किए गए। और फिर यहाँ पर क्या देखा कि जब यहाँ से पार्टिकल्स जा रहे थे तो वो स्ट्राइक कर रहे थे, वो उसी तरीके से ZNS की स्क्रीन लगाई गई और हमें क्या दिखा, ZNS की स्क्रीन पर हमें ये दिखा कि पार्टिकल्स फिर से ब्राइट स्पॉट बना रहे थे। और यहाँ से देखने को ये मिला कि एनोड रेज, इन्हें क्या बोला गया, एनोड रेज। और क्योंकि ये कैनाल से ट्रेवल कर रही थी तो इन्हें बोल दिया कैनाल रेज। क्या बोल दिया? कैनाल रेज, ठीक है, कैनाल रेज। अब हुआ क्या, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब एनोड और कैथोड के बीच में जो ये गैसियस एनवायरनमेंट है ना, यहां से वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जनरेट हो रहे थे। तो इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बोला गया था प्रोटॉन्स। क्या बोला गया था? प्रोटॉन्स। ये कैसे जनरेट होते? जो कैथोड से रेज निकल रही थी वो इस गैस को आयनाइज कर रही थी, पोलराइज कर रही थी, ठीक है, उस वजह से। चलिए, ये हो गया कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। और यहाँ से हमें डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास मैं आपको बता देता हूँ, जिसका चार्ज होता है 1.6 नेगेटिव में इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इसका मास होता है कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उसी तरीके से प्रोटॉन को क्या बोला गया? प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इट इज हैविंग कैसा चार्ज है इसके ऊपर? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जो इसका मास है वो नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम था। फिर रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस हम देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में क्या है? रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में क्या है? यहां पर एक लेड का ब्लॉक लिया गया और उस लेड के ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया जैसे यूरेनियम या रेडियम। वहां से रेडिएशंस निकल रही थी। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से रेडिएशंस ऑन इट्स ऑन रेडिएट करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को बोल देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक स्लिट भी लगा दी ताकि बीम बन जाए। फिर पार्टिकल्स को क्या देखा गया कि कुछ तो पार्टिकल्स इधर जा रहे थे, कुछ इधर जा रहे थे, कुछ स्ट्रेट जा रहे थे। जो नेगेटिव की तरफ जा रहे थे उन्हें अल्फा पार्टिकल्स बोला गया, जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे उन्हें बीटा पार्टिकल्स बोला गया, और जो कहीं पर भी नहीं जा रहे विदाउट एनी डेविएशन उन्हें गामा बोला गया। तो यहां से पता लगा अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये एक्चुअली में हीलियम के न्यूक्लियाई, जिन्हें आप ऐसे शो कर सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या बन जाते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब इनका चार्ज कितना है? नेगेटिव, और मास कितना है? 0, ऐसे दिखाया गया। और गामा पार्टिकल्स न्यूट्रल है। गामा पार्टिकल्स क्या है? न्यूट्रल। ये हमारा गामा हो गया, एक तरह से न्यूट्रल। इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेरिलियम का न्यूक्लियस है, जिसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर इसका होता है 9। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर हो जाता है 9। जब इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई गई, अल्फा पार्टिकल्स ये होते हैं, तो हुआ क्या? ये चेंज हो गया किसमें?
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो कि 5 था, अब उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, और 7 किसका होता है, इसका जो अल्फा पार्टिकल्स है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है कितना 1 2 3 4, 5 किसका होता है बोरोन का, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4, तो ये किस में चेंज हो गया कार्बन में, जिसका एटॉमिक नंबर कितना 6 और इसका मास कितना हो गया 12। अब बच क्या गया, यहाँ से बच गया आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 और 1 हो गया 13 और 6, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है जिसको बोला गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने, और न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, जिसपे 0 चार्ज है, और जिसका मास जो होता है वो होता है आपका कितना नियर अबाउट दैट ऑफ प्रोटॉन, या आप बोल सकते हो नियर अबाउट दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका नियरली मास होता है। आई होप यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में सारी बातें क्लियर होंगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में उसके बाद हमारी कुछ आ जाती हैं, जैसे कि एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमारे कुछ बेसिक टर्म्स आ जाती हैं। बेसिक टर्म्स जैसे कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, और मास नंबर को A से, और किसी भी एलिमेंट X का अगर हमें सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर के साथ AXZ, इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन 6C12 ये आपका एलिमेंट हो गया। जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर एटम न्यूट्रल है तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, अगर एटम न्यूट्रल है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे उसके चार्ज के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो इसका मतलब वो कटायन बनाएगा, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वो कटायन बनाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वो अनायन बनाएगा। वो क्या बनाएगा, अनायन। जितना उसका पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो अगर वो कटायन बना रहा है तो जेड में से पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज वैल्यू, और जितनी उसकी नेगेटिव चार्ज वैल्यू होगी जेड में उस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को ऐड कर दो, तो आपकी क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि Na पॉजिटिव है तो जेड कितना है इसका 11, माइनस कर दो जितने उसके पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ O2 नेगेटिव है तो इसका जेड कितना होता है, इसका जेड होता है आपका 8, और इस पे कितना नेगेटिव है 2, तो 2 ऐड कर दो इसमें, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स आ जाती हैं, जैसे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब आप समझ सकते हो, आइसो मतलब टॉप डिफरेंट होना चाहिए। आइसोटोप्स होते हैं जैसे आपका 1H1, 1H2 और 1H3, आप ऐसे समझ सकते हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। दूसरी तरफ अगर आइसो बार की बात करूं तो आइसो बार्स क्या हो जाते हैं, इसके जस्ट अपोजिट में कैसे आ जाएगा, जैसे आपका आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपका हो जाएगा 18, 19 और 20, मतलब हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। कुछ और टर्म्स आ जाते हैं, जैसे आपके आ जाते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हो जाते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स में क्या आ जाता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे आप कार्बन और नाइट्रोजन ले सकते हो, ये कितना हो गया 6C12, ये कितना हो गया 7C14, ठीक है 7C14। अगर मैं इसको 13 वाला ले लेता हूँ 6C13, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है 13 माइनस 6 कितने हुए 7, और 14 माइनस 7 कितने हुए 7। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इन चीजों को। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनमें होते हैं उन्हें बोल देते हैं हम आइसोटोन्स। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक टर्म आ जाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें होंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गए, भाई H पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव में तो 0 हो गए, H हो गया, He पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया, एटसेट्रा। He पॉजिटिव में कितने 1, Li2 पॉजिटिव में कितने 1, और H में भी कितने 1, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसको हम बोल देंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। अब इंपॉर्टेंट बात जो नेक्स्ट वाली आती है वो क्या है, समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EM वेव थ्योरी।
ईएम वेव थ्योरी ने क्या बोला, ईएम वेव थ्योरी ने ये कहा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी जो मैटर है, वो रेडिएशंस एमिट करेगा कॉन्टिन्यूसली। कैसे एमिट करेगा? कॉन्टिन्यूसली। अब कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रहा है तो इस तरह की कुछ वेव्स बनेंगी। वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक वेव और फिर ये दूसरी वेव, ये यहाँ पे कंप्लीट हुई। इस ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। अब मैं ईएम वेव थ्योरी के बारे में बताता हूं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनको बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब है कि जो भी मैटर है वो जो रेडिएशंस एमिट करेगा, वो रेडिएशंस एमिट करेगा कॉन्टिन्यूसली। कैसे एमिट करेगा? कॉन्टिन्यूसली। जो रेडिएशंस वहां से निकलेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो एक्चुअली में क्या कंटेन करती हैं? वो वेव्स कंटेन करती हैं। किस तरीके से? एक उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, एक उनमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। आप ऐसे कह सकते हो, आप इस तरीके से समझेंगे, एक वेव तो मान लीजिए ऐसे चल रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो दूसरी वेव चलेगी वाई एक्सिस के अलोंग, और जो उनकी डायरेक्शन रहेगी वो जेड एक्सिस रहेगी। तो तीनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 90 डिग्री, राइट। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फैक्टर, magnetic field component, and also these electric field component and magnetic field components are what we can say are perpendicular to each other, and also they are perpendicular to their direction of propagation, to their direction of propagation। मान लीजिए ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई, ठीक है। आप इनमें से किसी एक को इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मान लेंगे, दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में भी क्या है? परपेंडिकुलर। अब जो एक वेव है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे दो क्रस्ट, कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोल देते हैं लैम्डा, मतलब वेवलेंथ, जिसकी यूनिट हो सकती है मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम एटसेट्रा। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी आ जाती है। हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे? मैं सिर्फ पॉइंट्स को बता रहा हूँ क्योंकि आपको सारी बातें पता है। वेवलेंथ जिसकी सिंबल होता है लैम्डा, हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल होता है न्यू, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको हमने डिस्कस किया था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जिसका सिंबल होता है टाउ, एक तरह से टाउ बोल देते हैं, टाउ। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था वेव नंबर, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड, जो ये हाइट या डेप्थ जो होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार, एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है आपका स्मॉल ए, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड एटसेट्रा, ये बातें हमने क्या की थी? डिस्कस की थी, ठीक है। ये बातें हमने क्या की थी? डिस्कस की थी। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? स्पेक्ट्रा। मेजरली चलते हैं हम स्पेक्ट्रा की तरफ। स्पेक्ट्रा में हमने दो तरह के स्पेक्ट्रम देखे, एक हमने देखा एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन, और एक हमने देखा एब्जॉर्प्शन। एक हमने क्या देखा? एमिशन, और एक हमने देखा एब्जॉर्प्शन। एमिशन में हमने दो पढ़े थे, लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था? कोई एक सोर्स लिया, जैसे कोई भी वॉलेटाइल सॉल्ट ले लिया और उसको प्लेटिनम वायर पे लगाया, उसको हीट किया। जब प्लेटिनम वायर पे लगा के हीट करेंगे, मान लीजिए NaCl का सॉल्ट लिया, तो वो क्या करेगा? कुछ ही रेडिएशंस को एमिट करेगा, और NaCl का सॉल्ट एमिट करेगा येलो कलर की रेडिएशंस। जब वहां पर स्लिट लगा के उसको प्रिज्म से पास किया गया उन रेडिएशंस को, तो क्या देखा गया? यहाँ पर जो फोटोग्राफिक प्लेट लगी थी उस पर सिर्फ दो ही लाइंस आ रही थी, और वो दोनों थी येलो कलर की लाइंस। किसकी लाइंस आ रही थी? येलो कलर की। मतलब जो बैंड बन रहा था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था, बाकी स्पेस हो गया डार्क, और दो लाइनें दिखाई दे रही थी येलो कलर की, बाकी स्पेस कैसा हो जाता? डार्क। ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस में क्या है? ये सोर्स हमने कर दिया व्हाइट लाइट का, ये सोर्स हमने कैसा कर दिया? व्हाइट लाइट का। व्हाइट लाइट 7 कलर रखती है अपने अंदर, कंसिस्ट करती है। जब यहाँ से व्हाइट लाइट को फॉल कराया गया तो पूरे 7 लाइट्स यहाँ पे आई, और जिनका पैटर्न बन गया विबग्योर। तो ये जो विबग्योर जो बना, यहाँ पे विबग्योर जो बना वो कुछ इस तरीके से बना कि वो एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए उस पैटर्न को क्या बोल दिया गया? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? यही कहानी है, व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, बट प्रिज्म से पास होने से पहले उसे पास करा दिया किसी एक सॉल्यूशन से, और मान लीजिए वो NaCl का ही सॉल्यूशन है,
तो NaCl के सॉल्यूशन ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? येलो कलर की लाइट को। अब यहाँ जो लाइट आएगी जब वो फोटोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे, जब हम उसको पास होने के बाद जब हम उसके बैंड्स देखेंगे तो येलो कलर के बैंड्स की जगह डार्क बैंड देखेंगे, डार्क स्पेस हो जाएगा, बाकी सारे कलर दिखाई देंगे। येलो कलर की जगह क्या हो जाएगा? डार्क स्पेस, बाकी सारे कलर हमें दिखाई देंगे। ये हमने स्पेक्ट्रा में देखा था। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। उसके बाद इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि हमने देख लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब इन 3-4 चीज से पहले, बोहर मॉडल तक आने से पहले हमने पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक मॉडल पे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ने ये कहा, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ एटम कंसिस्ट ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और जिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है एक तरीके से। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो ये बोला गया कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के इक्वल है। अभी उन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के इक्वल है, इस वजह से एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बात तो थॉमसन की काफी करेक्ट थी कि एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को फॉलो अप नहीं कर पाया, जिस वजह से ये हो गया फेल। ठीक है, जिस वजह से क्या हो गया? फेल। अब अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसका था? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने किस चीज की डिस्कवरी करी? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। रदरफोर्ड जो मॉडल ऑफ एटम था, रदरफोर्ड मॉडल में क्या बोला गया? उन्होंने एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ली, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसे उसी तरीके से लेड के ब्लॉक में रखा, और वहां से रेडिएशन आ रही थी। ठीक है, रेडिएशन आ रही थी, उनको पास करा गया, तो वो अल्फा रे का सोर्स था। ये अल्फा रेज का सोर्स था। अल्फा रेज यहाँ से आ रही थी। जब उन अल्फा रेज को थिन फॉइल ऑफ गोल्ड से पास कराया गया, पीछे एक स्क्रीन लगा दी, तो मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो जा रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, स्ट्रेट। बट कुछ पार्टिकल्स को देखा गया कि वो डिफ्लेक्शन में जा रहे हैं। अगर कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा पार्टिकल्स है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स कैसे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, पहला कंक्लूजन ये आया कि मोस्टली स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आया कि अगर कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब एट द सेंटर कोई हैवी और पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिस वजह से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में जा रहे हैं। फिर क्या देखा गया? 1 आउट ऑफ 20,000 क्या हो रहे हैं? बाउंस बैक हो रहे हैं, अराउंड लाइक अप्रोक्स 180 डिग्री एंगल से वापस आ रहे हैं। तो वहां से ये देखा गया कि अगर वो 180 डिग्री एंगल से वापस आ रहे हैं तो ये बताया गया कि जो वहां पे सेंटर है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, वो हाईली डेंस है और हैवी है, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब प्रोटॉन है। बट क्योंकि मास इक्वेट नहीं हो पा रहे थे, जिससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और न्यूट्रॉन हमें क्या मिला? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कंबाइंड फॉर्म में बोल दिए जाते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल दिए जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। चलिए, अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। क्या कहा? कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर एक लिमिटेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा? वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर वो एक्सेलरेट है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। रेडिएट करते करते पाथ सर्कुलर ना रह के कैसा हो जाएगा? स्पाइरल, और इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब एटम तो हाईली अनस्टेबल है। एटम हाईली क्या हो गया? अनस्टेबल। बट एटम तो हाईली स्टेबल है। एटम कैसा? हाईली स्टेबल। यहां से पता लगा कि एटम तो अनस्टेबल हो गया, बट एटम हाईली स्टेबल है। और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब रदरफोर्ड मेनली किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? बहुत सी बातों को छोड़कर मेनली इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। उसने ये तो कहा दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। ये बातें तो ठीक थी। ठीक है, ये बातें तो क्या थी? ठीक थी। रदरफोर्ड ने सर्कुलर पाथ के बारे में बात की थी। रदरफोर्ड ने किस बारे में बात की थी? सर्कुलर पाथ के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो रदरफोर्ड ने डिस्कस कर ली थी। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो क्या है? नेक्स्ट बात समझिएगा ध्यान से। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बाद हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा गया? कि हमारे पास एक मेटल का सरफेस है जिसपे हम लाइट फॉल करा रहे हैं, मान लीजिए HNO की।
अब उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मान लीजिए वो न्यू नॉट है, तो उसने जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो जो एच न्यू यहाँ से रिजल्ट जो आया वो आया एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर का। एच न्यू नॉट को बोल दिया गया वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम जो वर्क करना पड़ेगा। एच न्यू नॉट हम लिख सकते हैं डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में ये बोला गया कि ब्लैक बॉडी परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर है। कोई भी बॉडी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ एक आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में ये भी बोला गया इट कैन एमिट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एंड एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोला गया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से अपोजिट बात बोली गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बोला गया था कि जो एनर्जी रेडिएट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो कॉन्टिन्यूस पैटर्न में होगी, बट प्लैंक्स ने बोला कि वो कॉन्टिन्यूस ना होगी, कैसे होगी? डिसकॉन्टिन्यूस। कैसे होगी? डिसकॉन्टिन्यूस। और उन्होंने क्या कहा कि वो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में होगी और साथ में वो एज ए एनर्जी पैकेट बाहर निकलेगा। मान लीजिए एनर्जी लूज करी और एनर्जी पैकेट बाहर आया, उस एनर्जी पैकेट को बोला गया क्वांटम। क्या बोला गया? क्वांटम। अगर लाइट का केस है तो उस क्वांटम को बोल दिया गया फोटोन। इन केस ऑफ लाइट उस क्वांटम को बोल दिया गया फोटोन। और बोला गया जो एनर्जी बाहर आ रही है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, और जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया गया तो लगा दिया यहाँ पे एच, और एच को बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कर दी गई फिक्स, मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या कर दी गई? फिक्स। ये हमारी होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गई। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ रहे थे तो उसी टाइम पे हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब एक तरीके से उनके अरेंजमेंट, किस चीज के अरेंजमेंट? जो रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है? रेडिएशंस को अरेंज किया गया किसके अकॉर्डिंग? इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो उनको अरेंज किया गया लॉर्मिर यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से आप उनको याद रखेंगे, लॉर्मिर यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो मैंने अरेंजमेंट करी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एग्जैक्टली अपोजिट करिए। यहां पर मैंने रखा है लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स, ये माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल, डब्ल्यू को कैंसिल करिए, एक्स रेज, गामा रेज, ये हो गई आपकी। अब इधर की तरफ क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। बट जब आप उस बुक में देखेंगे पैटर्न को तो वो रिपीट होगा, मतलब वो इस तरीके से होगा, पहले गामा रेज और लास्ट में होंगी लॉन्ग रेडियो वेव्स। मतलब वो क्या है? वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज हो रही है राइट टू लेफ्ट, और वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट हो रही है। जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है वो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो हमें जो मतलब है वो इस बात से है कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा किसकी कम। इस बात से मतलब नहीं है कि किस तरीके से अरेंज है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि बुक में इस तरीके से अरेंज है, तो आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने ऑर्डर बताया है वो आपको बताया है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ वाला, ये वेवलेंथ है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, जो विजिबल का वेवलेंथ होती है वो होती है 400 से 800 नैनोमीटर। अगर कोई रेडिएशन इस वेवलेंथ में आती है तो वो आपको विजिबल होगी, वो आपको क्या होगी? विजिबल। अब आते हैं अपने बोहर मॉडल ऑफ एटम पे। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने बोहर मॉडल ऑफ एटम पे। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम पे भी हमें काफी सारी बातें पढ़नी है, ध्यान से समझिएगा। रदरफोर्ड जब बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो फिर हमारे पास आया नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। क्या कहा उन्होंने? नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट ठीक बात है, बट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स की एनर्जी कर दी गई फिक्स्ड। क्या एनर्जी कर दी गई? फिक्स्ड। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेडियाई, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को बोला गया, इन स्टेट्स को बोला गया स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स, ठीक है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट्स इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज ओवर टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा टाइम के साथ, ठीक है। ये पॉइंट किसने दिया? बोहर ने। और क्या कहा बोहर ने? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स। अगर मान लीजिए एक लेवल से दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है या वापस आता है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट होंगी जब ट्रांजिशन होगा दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में, तो उस गैप को बोल दिया गया डेल्टा ई। और डेल्टा ई का मतलब एच न्यू, तो न्यू क्या हो गया? डेल्टा ई बाय एच, और डेल्टा ई क्या है? E2 माइनस E1। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। बोल दिया गया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR वो क्या है?
इज इक्वल टू मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 का, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2 मतलब NH/2 जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो h/2 2h/2 3h/2 4h/2। रेडियस का फॉर्मूला दिया गया, फिक्स कर देंगे Rn इज इक्वल टू a नॉट एन स्क्वायर, जहां पे a नॉट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के लिए। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के लिए a नॉट की वैल्यू, जिसको बोहर रेडियस भी हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं इसको, बोहर रेडियस, बोहर्स रेडियस, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स है 52.9 पिकोमीटर। Rn का जो फॉर्मूला है वो है a नॉट एन स्क्वायर, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ लाइक शेल्स या एनर्जी लेवल्स आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या कहा गया, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट्स कॉल्ड द बोहर ऑर्बिट इज 52.9 पिकोमीटर। नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए ये वाली बोहर रेडियस रहेगी। एज n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n इंक्रीज होता रहेगा, शेल इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में चला गया। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, अगर आपका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। According to Bohr model, the energy of an electron in a stationary state is given by this equation: En is equal to minus RH 1 by n square. RH is nothing, that is a Rydberg constant, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और En क्या है, एनर्जी इन जूल्स। n की वैल्यू 1 2 3 4 सो एंड सो ऑन हो सकती है। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर में इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोहर थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं He पॉजिटिव, आप ले सकते हैं Li2 पॉजिटिव, आप ले सकते हैं Be3 पॉजिटिव एटसेट्रा। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती हैं, उनके लिए वैलिड है। The energies of the stationary states associated with these kinds of ions, also known as hydrogen-like species, are given by this expression. Expression क्या है ये आपको याद रखना है। En is equal to minus 2.18 into 10⁻⁻80, जो किसकी वैल्यू मैंने बताई थी, रिडबर्ग कांस्टेंट RH की, इन जूल्स, इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, किसमें ये वैल्यू, जूल्स में। रेडियस का भी मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया है। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बात करें तो 52.9 पिकोमीटर होता है, ए नॉट जिसको हम बोल देते हैं, इनटू एन स्क्वायर, ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो जेड इंक्लूड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय जेड। नेक्स्ट जो आता है आपका एनर्जी गैप, जो मैं आपको बता चुका हूँ, डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, हाइयर माइनस लोअर आप कर सकते हैं। EI इनिशियल ऑर्बिट, EF फाइनल ऑर्बिट। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन जब हम करेंगे तो डेल्टा E क्या बन जाएगा, माइनस RH बाय एन स्क्वायर फाइनल माइनस RH बाय एन स्क्वायर इनिशियल। इसको करने पर आपकी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है RH 1 बाय n1 स्क्वायर या Ni स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर या फिर NF स्क्वायर। जो वैल्यू आ जाती है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये आ जाती है आपकी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। आप यहाँ पर देखेंगे इनिशियल बाद में तो पहले कर दिया, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ चुका है, और ये वैल्यू आपकी यहाँ पर इस तरीके से आ चुकी है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द फोटोन कैन बी इवैल्यूएटेड। डेल्टा ई आपको बताइए, मैं बता चुका हूँ h न्यू होता है, और न्यू के अकॉर्डिंग जो डेल्टा ई अभी निकाला है उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन करने पे 3.29 इंटू 10⁻15 1 बाय ni स्क्वायर माइनस 1 बाय nf स्क्वायर हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की। या आप बोल सकते हो साइकिल पर सेकेंड, या आप क्या बोल सकते हो, साइकिल पर सेकेंड, या सिंपल बोल सकते हो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अगर बात करें तो न्यू बार क्या हो जाता है, न्यू बाय सी। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुकी हो भाई, न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, और न्यू बार क्या होता है, 1 बाय लैम्डा क्या होता है, न्यू बार। तो आप लिख सकते हो न्यू क्या हो गया, सी इंटू न्यू बार। तो न्यू बार क्या हो गया, न्यू बाय सी, और न्यू की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट कर ली जाएगा, जो कि क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो RH अपॉन HC 1 बाय ni स्क्वायर माइनस 1 बाय nf स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आपका ये फॉर्मूला बनता है। जो फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना वो ये है 1.099677 इंटू 10⁻7 1 बाय ni स्क्वायर माइनस 1 बाय nf स्क्वायर। और आप सिंपल इसको याद कर रख सकते हैं 10967 1 बाय ni स्क्वायर और माइनस 1 बाय nf स्क्वायर बोल सकते हैं, या 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में। उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन।
So in line spectrum of hydrogen, you can see like the energy gap between the two orbit is given by this equation delta E EF minus EI. EI is what? EI क्या है यहाँ पर? इनिशियल ऑर्बिट के लिए, और EF क्या है आपका? फाइनल ऑर्बिट्स के लिए. डेल्टा E जब हम कंबाइन करेंगे तो एक आपको फॉर्मूला बन जाता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल 1/n1 स्क्वायर या ni स्क्वायर और -1/n2 स्क्वायर या फिर nf स्क्वायर आप बोल सकते हैं. समझने वाली बात यह है कि जब लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का बढ़ा गया तो उसमें डिफरेंट सीरीज हमारी आई थी, और बोहर मॉडल भी इसके लिए काफी सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था. मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बोहर मॉडल वैलिड था. अब आप समझिए ध्यान से, हमारे पास कौन कौन सी सीरीज आई थी. जैसे हमारी आ जाती है लाइमन सीरीज, हमारी आ जाती है बाल्मर सीरीज, और हमने कौन सी पढ़ी है बताइए? लाइमन, बाल्मर, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड, और आ जाती है हम्फ्रे. हम्फ्रे जनरली नहीं बताते, ये 6 सीरीज है हम्फ्रे सीरीज. लाइमन के लिए जो इनिशियल वैल्यू रहेगी मतलब n1 की और n2 की वैल्यू क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ. ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में मैं बता रहा हूँ. तो n1 की वैल्यू लाइमन के लिए रहेगी 1 और n2 की वैल्यू लाइमन के लिए रहेगी 2, 3, 4 एंड सो ऑन. बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू रहेगी 2, पास्चन के लिए 3, यहाँ पर हो जाएगी 4, इधर 5 और ये 6. अब इससे ज्यादा इसकी रहेगी n2 की वैल्यू जो रहती है वो रहती है n1 + 1 एंड सो ऑन. तो मतलब 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, 6, 7, 8 सो ऑन, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. एक लिमिटिंग लाइन होती है, उसके लिए n2 की वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी, और जिस भी सीरीज के लिए बात चल रही होती है उसकी बात आ जाती है. लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज आपकी विजिबल में रहती है. बाल्मर सीरीज किस में रहती है? विजिबल में. लाइमन अल्ट्रावायलेट में रहती है, और पास्चन, ब्रैकेट, परफंड ये सारी IR में रहती है. ये किस में रहती है? बाकी की सीरीज IR में. जब इलेक्ट्रॉन या जो पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे तक जंप करता है तो जो एनर्जी गैप बनता है उसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वहां से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग वो विजिबल रीजन में लाई करती है, यूवी रीजन में लाई करती है या इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है. यहीं पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ, रिडबर्ग फॉर्मूला. ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला जो होता है हमारा, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है? न्यू बार की कैलकुलेशन के लिए, जिसको 1/λ भी बोल देते हैं, और जिसकी वैल्यू आ जाती है 109677 109677 1/n1 स्क्वायर बोल दीजिए या ni स्क्वायर बोल दीजिए, -1/n2 स्क्वायर बोल दीजिए या f स्क्वायर बोल दीजिए, सेंटीमीटर इनवर्स. ये किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में. आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर. द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द फोटोन कैन बी इवैल्यूएटेड एज, जो हमने फॉर्मूला निकाला वो क्या आ गया हमारा? 3.29 इंटू 10⁻15 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर हर्ट्ज. इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स. अब आता है नेक्स्ट आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. इसमें आप देखिए, इन द केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड thus लीडिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. जो स्पेक्ट्रल लाइंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड. एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड. अब आती है आपकी लिमिटेशन. बोहर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? बोहर मॉडल कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, बोहर मॉडल वैलिड था हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, एंड ही वाज अनेबल टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स. फाइनर डिटेल्स मतलब एक जो लाइन थी, जो ये लाइन आ रही है लाइमन सीरीज या बाल्मर सीरीज में, ये लाइन भी फर्दर डिवाइड हो रही थी फाइन लाइंस में, जिनको बोहर नहीं बता पाया. मतलब लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज में जो फाइनर लाइंस थी, जैसे डबलेट हो गया, कहीं 2 लाइन क्लोजली स्पेस्ड है, अब 3 लाइन स्पेस्ड है तो ट्रिपलेट हो गया, इनको नहीं बता पाए. ठीक है. दिस मॉडल वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन. मतलब ये हीलियम एटम के लिए भी, मतलब जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ये जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को भी नहीं बता पाया. जीमैन इफेक्ट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार इफेक्ट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी टू ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इन सभी बातों को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये सारी बातें हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में अच्छे से डिस्कस की थी। आज की जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है, ठीक है। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए बेटर थ्योरी विच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दैट कुड एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे जो लीडिंग बातें थी वो क्या थी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और आ जाती है आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर में सबसे पहले आ जाती है डी ब्रोगली रिलेशनशिप या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इन 1924 लुइस डी ब्रोगली ने एक बात कही कि ऑल मैटर हैज वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब दोनों के पास जितने मैटर उनके पास दोनों चीजें हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। इस बेस पर उन्होंने अपने एक डेरिवेशन प्रोवाइड की। मैंने आपको आइंस्टीन की रिलेशनशिप और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की रिलेशनशिप को यूज करते हुए एक फॉर्मूला बनाया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जिसको बोल दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इस इक्वेशन को बोल दिया गया डी ब्रोगली इक्वेशन। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां पर p मोमेंटम है, m मास है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, v वेलोसिटी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और लैम्डा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल इज रिलेटेड टू दिस मोमेंटम बाय दिस इक्वेशन। आपको पता है हम भी वेवलेंथ बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी पे। क्लियर? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। कंफर्मेशन ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इलेक्ट्रॉन बीम्स एग्जिबिट डिफ्रैक्शन एंड दिस पॉइंट कंफर्म्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूटिलाइज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर हायर मैग्निफिकेशन। किसके लिए? हायर मैग्निफिकेशन के। डिटेक्शन ऑफ वेवलेंथ। The wavelength associated with ordinary objects are too short। ये तो मैंने बताया था, क्योंकि हमारा मास ज्यादा होता है। जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना देखिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। इतना ज्यादा कम मास है जो कि नेग्लिजिबल है। बट जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है 0.1 मिलीग्राम ले लीजिए, या 1 मिलीग्राम की कोई बॉल भी ले लीजिए, उसकी भी वेवलेंथ आपको शो नहीं होगी, क्योंकि वेव की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा शॉर्टर है, वो मर्ज होती हुई, कोलैप्स होती हुई दिखाई देगी। इस वजह से स्ट्रेट लाइन आ जाता है। डू बी डिटेक्टेड ड्यू टू दियर लार्ज मासेस। द वेवलेंथ ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड ड्यू टू दियर स्मॉल मासेस। चलिए मूव करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, जो दूसरा लीडिंग पॉइंट था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। So these are the leading points towards the quantum mechanical model of atom. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा कि मैं अनसर्टेन हूं किस बारे में। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहा हूं तो मोमेंटम नहीं बता सकता एग्जैक्ट, मोमेंटम बता रहा हूं तो पोजीशन नहीं बता सकता एग्जैक्ट एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। आप p इज द मोमेंटम, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी एक्स इज द पी एक्स लिख लीजिए या p लिख लीजिए, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जिसको हम लिख सकते हैं mv। तो m आ जाएगा बाहर जिसको हम लिया इधर, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। डेल्टा x और डेल्टा p और डेल्टा v के बारे में मैं बता चुका हूं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है ये, और ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। समझने वाली बात क्या है, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम आप कह सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब डेल्टा एक्स स्मॉल, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लार्ज। ऑन द अदर हैंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रेसाइजली, मतलब डेल्टा वी एक्स स्मॉल किया गया तो डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल। ये जो रीजंस थे, बोहर मॉडल इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन बोहर मॉडल ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पॉथ। अगर वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, देन द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर हियर, राइट। आपको पता है इस तरह से वेव इन फेज और आउट फेज भी हम पढ़ते हैं, राइट, और यहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये तो वेव इन फेज होगी, और आउट ऑफ द फेज भी पढ़ते हैं किस तरीके से, ये आउट फेज होगी, ये इन फेज और ये आउट फेज है। हम ये भी बता सकते हैं और इस पॉइंट से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं 2πr1 से कि mvr इज इक्वल टू nh/2π।
An orbit is clearly defined path and this path can completely be defined only if both the position, orbit का मतलब वो प्रॉपरली डिफाइन है, और वो डिफाइन तभी हो सकता है जब दोनों पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन एंड वेलोसिटी एग्जैक्टली एक ही टाइम पे पता हो हमें, ठीक है, एक्यूरेटली। दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि पॉसिबल नहीं है किसके अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर्स ड्यूअल मेजर ऑफ मैटर बट ऑल्सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। बात ये आती है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की शुरुआत कैसे हुई। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर एंड इट वॉन हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933। इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, इस इक्वेशन को मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा उसका सिंप्लीफाइड वर्जन, जो कि है हमारा एच साई इजकल टू ई साई। एच साई इजकल टू ई साई इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, और ये एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई क्या है आपका एम्पलीट्यूड, ई क्या है आपका एनर्जी, और साई क्या है आपका एम्पलीट्यूड। तो एच साई को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ई साई। एच साई को सॉल्व करने पे क्या मिलता है, ई साई। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जो मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन भी बताई थी, जब उसको सॉल्व किया गया एक्स वाई जेड एक्सिस पे एंड हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसका सॉल्यूशन हमें 3 क्वांटम नंबर्स को दे देता नेचुरली कॉन्सिक्वेंस में, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर्स हमें मिल जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग जो बात थी वो ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में कि जो हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक वर्ड आता है आपको प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब जो बेस्ट हमारे आउटकम्स हो। प्रोबेबिलिटी आप कैसे समझ सकते हो, जो हमारे बेस्ट आउटकम्स हो, ठीक है, उनका जो रिजल्ट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे मतलब कि आज क्या हो सकती है, बारिश हो भी, जैसे मान लो बादल हो रहे हैं, इट्स क्लाउडी, तो हो सकता है बारिश हो और हो सकता है बारिश ना हो, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, संभावना है। हम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि बारिश होगी ही होगी। क्लियर, आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये सारे पॉइंट हमारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पॉइंट हमारे क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर यहां तक कोई भी डाउट है आप एक बार पूछ लीजिए। यस, यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको वो इक्वेशन भी बता देता हूं, जो इक्वेशन मैं आपको बता रहा था। वो इक्वेशन क्या है आपका, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साई मैं आपको बता चुका हूँ वेव फंक्शन है, एक तरह से एम्पलीट्यूड है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, पाई कांस्टेंट है, 8 पाई स्क्वायर एम लिखा हुआ है, और एच स्क्वायर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वी पोटेंशियल एनर्जी और ई टोटल एनर्जी है। ई क्या है आपकी टोटल एनर्जी और वी क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। इन सभी बातों के बारे में मैं आपको क्या कर चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैंने जो आपको बताया है कि जो हमारी ये होती है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये क्या हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मैं आपको एक वर्ड बता रहा था, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिचुएशन। बेस्ट पॉसिबल जो डिस्क्रिप्शन होगा किसी सिचुएशन का विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता या सर्टेनिटी के साथ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं प्रोबेबिलिटी। उसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी। एंड द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या रहे, मैक्सिमम रहे, या फिर आप कह सकते हैं अप टू 90% रहे, उसे हम कह देते हैं ऑर्बिटल। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी और ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल मैंने आपको बता दिया, प्रोबेबिलिटी बता दी, ऑर्बिट आपको पता ही है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई। इसके अलावा जो बात आती है वो क्या आती है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एटम इज प्रपोज्ड टू साई स्क्वायर। एक्चुअली साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट साई स्क्वायर हमेशा रहेगा पॉजिटिव। और जब हम साई स्क्वायर की बात करते हैं तो वही हमें बता पाता है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन कहां पर मिल सकता है वो हमें साई स्क्वायर बताएगा।
द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रिडिक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम इंक्लूडिंग सम फिनोमेना दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोहर मॉडल। वो फिनोमेना भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए, कौन से? श्रोडिंगर इक्वेशन ने, जिन्हें बोहर मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिन्हें बोहर मॉडल भी क्या नहीं कर पाया था? एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। चलिए अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट बात पर। मैं आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल इन सभी के बारे में बता चुका हूं। अब जो हम मूव कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे मिला, ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। हम डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिला, फिर यहाँ पर मिला, फिर यहाँ पर मिला, फिर यहाँ पर मिला, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की ऑब्जर्वेशंस करी गई और हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन मिलने लगा। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अप टू 9% हो गई, उसी को ऑर्बिटल बोल दिया गया, और जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, उसको नोड बोल दिया गया। उसको क्या बोल दिया गया था? नोड। अब इसका कोई प्रॉपरली बाउंड्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, बट एक प्रॉपर आप अपने समझने के लिए एक इमेजिनरी बाउंड्री इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बोला गया है कि 90% इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री के अंदर रहता है, बट हो सकता है बाहर भी हो। उस रीजन को नोड कह देते हैं, उस रीजन को क्या कहते थे? नोड। तो नोड और ऑर्बिटल में आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। ऑर्बिटल क्या होता है? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन लाइक अप टू 90% हो, और नोड क्या रहता है? जहां पर बहुत कम हो, मिनिमम हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो? मिनिमम। यहाँ पर क्या रहती है? मैक्सिमम, और वहां पर क्या रहती है? मिनिमम। चलिए मूव करेंगे अब इंपॉर्टेंट फीचर्स पर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी इस बात से सेटिस्फाई है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में भी बता दिया और उसके एक्चुअल वर्जन में बता दी, जिसकी डेरिवेशन आप अपनी हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, जिसकी डेरिवेशन आप अपने मास्टर्स में पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये बात भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने एक्सप्लेन कर दी। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बता दिया, वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। साई के जब स्क्वायर कर देंगे तो वो आपको क्या बता देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का रिजल्ट आया क्वांटम नंबर्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे तो हमें नेचुरली 3 क्वांटम नंबर्स मिल गए। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, और एक मिल गया हमें एम, एक मिल गया हमें एन, एक मिल गया हमें एल, एक हमें मिला एमएल। एमएल क्या था आपका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन 3 क्वांटम नंबर से हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे, तो उलन ब्लैक और कुछ और साइंटिस्ट ने के साथ एक और क्वांटम नंबर के बारे में पता लगा, जो कि हमारा था एमएस, स्पिन क्वांटम नंबर। इससे हम स्पिन के बारे में एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि स्पिन 2 तरीके से हो सकती है, तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। क्वांटिटेटिवली दीज ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। उस बात को an orbital of smaller size means there is more chance of finding the electron, and similarly shape and orientation means that there is more probability of finding the electron along certain direction than along others. जो क्वांटम नंबर्स है हमारे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेसाइजली एक्चुअली डिस्टिंग्विश्ड बाय क्वांटम नंबर्स एंड ईच ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स एन, एल और एमएल। पहले 3 के बारे में बोला जाता है। तो पहला क्वांटम नंबर है एन। एन तो आपको पता ही है, शेल के बारे में बताया, इसकी एनर्जी, इसकी रेडियस, कितनी दूर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन सभी के बारे में एन एक्सप्लेन करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू रह सकती है वो एक इंटीजर है, मतलब 1 2 3 इसकी वैल्यूज रह सकती हैं। एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। For hydrogen atom and hydrogen-like species, He positive, Li2 positive, Be3 positive, energy and size of the orbital depends only on n। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके केस में, किसके केस में? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के केस में सिर्फ जो एनर्जी डिपेंड करेगी वो शेल पर डिपेंड करेगी, सब शेल पर वो वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है वो किसकी वैल्यू रहती है? 0 से लेके n-1। अब बोला जाएगा कि एल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज रह सकती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन के लिए। जितनी एन की वैल्यू रहेगी वही एल की वैल्यू रहेगी। मतलब क्या कहना चाहता हूं, समझिए ध्यान से। जो वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 4 है तो 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। n और l को जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉसिबल वैल्यूज के लिए बोल रहा हूँ।
इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, subsidiary quantum number, secondary quantum number. It defines a 3D shape of orbital. तो L हमें किसके बारे में बताएगा? सब शेल के बारे में, और सब शेल के अंदर कौन होंगे? ऑर्बिटल. कौन होंगे? ऑर्बिटल. For a given value of n, L can have n values ranging from 0 to n-1. That, और आप उसकी पॉसिबल वैल्यूज इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से. मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं. हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3. 0 के लिए जो हमारा डेजिनेशन सिंबल है वो S सब शेल, ये P सब शेल, ये D सब शेल, ये F सब शेल एंड एटसेट्रा. आपको पता ही आगे S, P, D, F, G, H एंड सो ऑन. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? एक्चुअली में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में. एक्चुअली में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा हमें किसके बारे में? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसकी रेंज क्या रहेगी? इसकी रेंज रहेगी -L से स्टार्ट होगा इंक्लूडिंग 0 प्लस L तक जाएंगे. -L से स्टार्ट करके इंक्लूडिंग 0 कहां तक जाएंगे हम? प्लस L तक. मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. किसके बारे में बताता है? स्पेशियल ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. फॉर एनी सबसेल, कोई भी सबसेल हो L, उसके लिए 2l+1 वैल्यूज ml की पॉसिबल हैं. और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी पर्टिकुलर सबसेल में? 2 × 2l+1. जितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी उससे डबल. ये कैसे पता लगा? या आगे आप पढ़ेंगे कि, और आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. जब हम इसके ऑर्बिटल के बारे में पता लग गए तो फिर इस तरीके से सारी बातों के बारे में पता लग चुका है. फॉर एनी सबसेल कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं? 2 × 2l+1. आप कह रहे हैं डी में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, तो डी के लिए आप L की वैल्यू बताइए जो कि 2 होती है. तो 2l+1 कर लीजिए पहले. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है तो 2l+1 मतलब 5 ऑर्बिटल. बिल्कुल ठीक बात है. कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 × 2l+1 मतलब 10. बिल्कुल ठीक बात है. इस तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. Each orbital in an atom therefore is defined by a set of values n, l, ml. N, L and ml. An orbital is described by quantum numbers n is equal to 2, L is equal to 1 और ml 0 is an orbital in the p subshell of the second shell. क्या कह रहा है? अगर n की वैल्यू 2 है तो हम ऐसे लिखेंगे 2, L की वैल्यू 1 है तो 2p हो गया, और ml 0 तो जनरली इसको z बोल दिया जाता है. 2pz हो गया. ये p सबशेल का एक ऑर्बिटल है सेकंड शेल का. The following chart gives the relationship between the subshell and the number of orbital associated with it. आप देख सकते हैं अगर वैल्यू ऑफ L 0 है तो उसकी नोटेशन रहेगी S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, 5 के लिए H. नंबर ऑफ ऑर्बिटल S में हो जाएंगे 2l+1 से हम निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला है? 2l+1. 2l+1 से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा. अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं रो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे 2, यहाँ पे आ जाएंगे 6, यहाँ पे आ जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करिए 10, 14, 18, 22 एंड सो ऑन. इस तरीके से आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें होंगी क्लियर. नेक्स्ट और लास्ट क्वांटम नंबर आता है MS, जिसकी ओलन ब्लैक और सोमिट्स बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि MS की भी नीड है. और क्या बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑन एक्सिस पर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है. अब रिवॉल्व तो कर रहा है बट वो 2 तरीके से रिवॉल्व कर सकता है. या तो वो क्लॉकवाइज करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज. अगर वो क्लॉकवाइज रिवॉल्विंग कर रहा है तो बोला गया उसकी स्पिन को बोल देंगे +½ और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसकी स्पिन को बोल देंगे -½ इलेक्ट्रॉन स्पिन S. द 3 क्वांटम नंबर्स labeling an atomic orbital can be used equally well to define its energy, shape and orientation. But all these quantum numbers are not enough. ये enough नहीं थे to explain the line spectra observed in the case of multi-electron atoms. Multi-electron के atoms के केस में जो line spectra observe हो रहा था उसको explain करने के लिए 3 quantum numbers are not sufficient, are not enough. That is some of the lines actually occur in doublets, triplets, etc. This suggests the presence of a few more energy levels than predicted by the 3 quantum numbers. और उस चीज को फिर हमने देखा किसकी वे में? स्पिन क्वांटम नंबर की वे में. ठीक है, आई होप वहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी. अब हम मूव करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरफ. जब एक साई और रेडियस के बीच में ग्राफ बनाया गया तो क्या देखा गया? देखो ये हमारा क्या है?
ये थिकनेस है किसी सेल की, ठीक है, यहाँ आर मान लीजिए और उस ये मान लीजिए डी आर, तो ये टोटल हो जाता है आर प्लस डी आर। क्या हो जाएगा ये? आर प्लस डी आर। ये ग्राफ जरा आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो फर्स्ट वाला है वो दिखाया गया वेव फंक्शन और सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी। सेकंड वाला क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब मैं आपको वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दोनों के बारे में बता चुका हूं, मैंने आपको ये भी बताया है, उससे पहले मैं आपको इस ग्राफ को समझाने से पहले क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं, जो हमारे क्या है क्वांटम नंबर्स n, l, ml और ms, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड बोल रहे हो? चैट बॉक्स में बताइए, सभी बताइए चैट बॉक्स में, कैसे आप कह सकते हो एक दूसरे से रिलेटेड है? बताइए। देखिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एन हमें बताता है शेल्स के बारे में। एन किस बारे में बता रहा है? सेल्स। और शेल के अंदर होंगे सब शेल। शेल के अंदर कौन है? सब शेल। और एमएल किसके बारे में बताएगा? शेल के अंदर है सब शेल, सब शेल के अंदर है ऑर्बिटल, सब शेल के अंदर है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में भरे गए इलेक्ट्रॉन। भाई एमएस यही तो बताना, स्पिन प्लस हाफ हो गया माइनस हाफ। एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बॉक्स की फॉर्म में, या इस सर्कल की फॉर्म में, या इस तरीके से लाइन की फॉर्म में। ये रिप्रेजेंटेशन होगी किसी एक ऑर्बिटल की। जैसे डी में 5 ऑर्बिटल रहते हैं तो आप 5 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। डी में कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 5, तो आप कितने बॉक्स बनाएंगे? 5 बॉक्स बनाएंगे। उसके अलावा अगर सर्कल की फॉर्म में तो 5 सर्कल हो गए, और लाइन की फॉर्म में तो 5 लाइन बनाएंगे। चलिए अब आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। जब साई आर और आर के बीच में ग्राफ बनाया गया तो क्या देखा गया कि स्टार्टिंग में जो आपकी डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ज्यादा मिली न्यूक्लियस के पास, बट जैसे जैसे आपका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है ना। मतलब क्या हो रही है? एक तरीके से कम। फिर क्या हुआ इसके केस में? देखिए ये आपका दूसरा केस है, ये 1s का और ये 2s का। 1s के केस में आप यहां पर देख सकते हैं और 2s के केस में देख सकते हैं। और साई स्क्वायर जब इसका कर दिया, जो कि हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, मैक्सिमा आ गया, और मैक्सिमा आने के बाद फिर से मिनिमा स्टार्ट हुआ। अब हुआ क्या? ये है वेरिएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स। अब आप इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम थी, फिर वो डिक्रीज होने लगी, एक शार्प डिक्रीज के बाद फिर मैक्सिमम हुई और फिर डिक्रीज होने लगी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी न्यूक्लियस के पास, फिर धीरे धीरे कम होने लगी जैसे दूर जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? एक पॉइंट ऐसा आया जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, एकदम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल है, नोड जिसको बोले, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आनी स्टार्ट हुई, फिर मैक्सिमम आया, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो गई। इस तरीके से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, फिर थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो रही थी, एक पॉइंट आया जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो आप कह सकते हो या मिनिमम हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, फिर एक मैक्सिमम आया, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, और इस तरीके से 2s का ग्राफ बन जाता है। और ये 1s का आप देख सकते हैं जिसमें कोई नोड नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ क्या हो रही है? न्यूक्लियस से दूर जाने पे डिक्रीज हो रही है। तो न्यूक्लियस के पास स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। चलिए अब मूव करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की तरफ। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न, द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, मतलब साई स्क्वायर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। कि यहाँ पर जो हम जब इस इलेक्ट्रॉन का साई स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बताता है हमें कौन? साई स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ r फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। एंड यू मे नोट दैट द कर्व फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। इट मे बी नोटेड दैट, क्या नोट किया गया कि 1s ऑर्बिटल के लिए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। जब वो डिस्टेंस 0 था या बहुत कम था, उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो क्या थी? मैक्सिमम। एंड डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, शार्पली डिक्रीज करती है जब हम उससे दूर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम 2s के लिए बात करें
तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस शार्पली टू 0, 0 हुई, नोड आया एंड अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, मैक्सिमा आया, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दी एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस फर्दर। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस, या उसे सिंपली बोल देते हैं हम नोड। इन जनरल ये पाया गया कि जो ns ऑर्बिटल हैं उनके पास n-1 नोड होते हैं, मतलब 1s ऑर्बिटल के पास 1-1 0 नोड, 2s ऑर्बिटल के पास 1 नोड, 3s ऑर्बिटल के पास 3-1 2 नोड, 4s ऑर्बिटल के पास 4-1 3 नोड। मतलब नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ नोड्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कब, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। ठीक है, ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर ना एनर्जी लेवल्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज करेंगे। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ नोड्स फॉर 2s मैं बता चुका हूं 1, 3s के लिए 2 एंड सो ऑन। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम अगर हम देखें ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स गिव्स ए डेफिनेटली फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। जब इनके बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाए गए, जैसे मान लीजिए यहां हमारा न्यूक्लियस और ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस की गई, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिला इधर भी इधर भी इधर भी, इस तरीके से, फिर उस तरीके से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिलने लगे। बाउंड्री सरफेस डायग्राम का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जहां जहां पर मैक्सिमम है वहां एक बाउंड्री बना दी इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन जहां जहां पर मैक्सिमम वहां पर क्या बना दी, बाउंड्री। सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ बाउंड्री सरफेस और काउंटर सरफेस इज ड्रॉन इन स्पेस फॉर एन ऑर्बिटल ऑन विच द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट। मतलब साई स्क्वायर जहां पर क्या है, कांस्टेंट, उस पर एक क्या बनाई गई, बाउंड्री बनाई गई। समझिए इस बात को, आप यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स फॉर 1s एंड 2s, और नीचे वाले आपके बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ 1s एंड 2s। ये जो डेंसिटी है डॉट्स की, ये डेंसिटी डॉट्स, इस जो सर्कल बनाया गया, ब्लैक लाइन जो बनाई गई, ये जो लाइन है इसके अंदर डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, यहां खाली स्पेस दिख रहा है, फिर डेंसिटी आई, ये 2s का है, वो किसका है, 2s का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको इस लाइन के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो लाइन के बाहर भी हैं। हो क्या रहा है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं मिल सकता, तो एक बाउंड्री बना दी गई कि इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिल रहा है और इस बाउंड्री के बाहर इलेक्ट्रॉन मिनिमम मिल रहा है। इस बाउंड्री के अंदर वाली चीज को लो बोल दिया गया, ऑर्बिटल बोल दिया गया, और बाहर वाली चीज को नोड बोल दिया गया। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट ऑफ 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप यहां पर देख सकते हैं। जो डेंसिटी है डॉट्स की रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। द डेंसिटी ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। ठीक है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 1s एंड 2s आप देख सकते हैं, एक क्लियर कट बाउंड्री आपके लिए बनाई गई है, जो कि क्लियर कट नहीं होती है एक्चुअली में, ये इट्स एन इमेजिनरी बाउंड्री, जिस सिर्फ हमारे समझने के लिए एक बाउंड्री बनाई जाती है। अब आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखिए सभी ऑर्बिटल्स के। जैसे s ऑर्बिटल मैं आपको दिखा चुका हूं विच इज स्फेरिकल इन शेप, s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल हो गया। p ऑर्बिटल की अगर बात करें, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द 3 2p ऑर्बिटल्स, ये 2p ऑर्बिटल की अगर x एक्सिस पर है तो px बोल दिए जाते हैं, 2p बोल दीजिए या सिंपल p बोल दीजिए, ये y एक्सिस पर है तो py बोल दिया जाता है। और z एक्सिस पर है तो pz बोल दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनलाइक s ऑर्बिटल्स द बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स आर नॉट स्फेरिकल, दे आर डायरेक्शनल।
s ऑर्बिटल के तो डायरेक्शनल नहीं होते, बट p ऑर्बिटल के पास डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Instead, each p orbital consists actually two sections and these two sections are called lobes. ये एक लोब हो गई, इसको आप बिलो लोब या लोअर लोब बोल लीजिए, वो अबव लोब हो गई। एंड द लोब्स आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द न्यूक्लियस। एक प्लेन न्यूक्लियस से पास कर रहे हैं, इस प्लेन के ऊपर एक लोब है, इस प्लेन के नीचे एक लोब है, लोब दोनों तरफ है। अब हो क्या रहा है समझिए ध्यान से, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है न्यूक्लियस के दोनों तरफ, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है ऊपर और नीचे, और साइड में जो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। और इस प्लेन पे आके भी यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस, तो px हो गया, py हो गया और pz हो गया। अब ये है कहाँ पर समझिए ध्यान से, मान लीजिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अगर मुझे px बनाना है तो px है x एक्सिस पर, इस तरीके से इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स हम पढ़ रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो ऑन द प्लेन, जहां पर दो लोब एक दूसरे को टच कर रही है, एक लोब ये हो गई और दूसरी लोब ये हो गई, जहां पर ये टच कर रहे हैं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो। द साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ द थ्री ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल, चाहे px की बात करूं, py की बात करूं या pz की बात करूं। इनके साइज, शेप एंड सारी बातें, एनर्जी इनकी क्या रहेंगी आइडेंटिकल। सिंस द लोब्स मे बी कंसीडर टू लाई ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, तो उनके हम डेजिनेशन दे देते हैं, जैसे 2p की है तो 2px, 2py एंड 2pz। बिसाइड्स द रेडियल नोड्स, इट मींस, अब नोड्स की बात कर रहे हैं हम, शेप्स के बाद शेप्स के अंदर नोड्स की बात कर देते हैं। बिसाइड द रेडियल नोड्स इट मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस फॉर द np and nd ऑर्बिटल्स आर जीरो एट द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। एनपी और एनडी के लिए जो प्लेन पास कर रहा है न्यूक्लियस से, ओरिजिन से, वहां पर क्या है जीरो। फॉर एग्जांपल पीजेड ऑर्बिटल, एक्स वाई प्लेन इज ए नोडल प्लेन, पीजेड के केस में एक्स वाई प्लेन इज ए नोडल प्लेन एंड इन केस ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल देयर आर टू नोडल प्लेन्स। डी एक्स वाई की अभी मैं शेप आपको दिखाऊंगा डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल के केस में क्या होंगे, दो नोडल प्लेन होंगे पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस, ठीक है। अब आते हैं हमारे एंगुलर नोड्स। एक होते हैं रेडियल नोड्स जिनको स्फेरिकल नोड्स भी बोल दिया जाता है, एक होते हैं एंगुलर नोड्स जिनको प्लेनर नोड बोल दिया जाता है। These are called angular nodes and the number of angular nodes are given by the value L, मतलब angular nodes will be equal to only L। इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी सब शेल की वैल्यू पे। It means one angular node for P, two angular node for D and so on। The total number of nodes are given by n minus 1. It means sum of L angular nodes and n minus L minus 1 radial nodes। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो ध्यान रखना है। टोटल जो नोड्स रहेंगी वो रहेंगे n माइनस 1। एंगुलर नोड्स आपके रहेंगे, एंगुलर नोड्स L, और रेडियल नोड्स जो रहेंगे n माइनस L माइनस 1। क्लियर, n माइनस L माइनस 1 आपके क्या रहेंगे रेडियल नोड्स। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। अब आती है एनर्जीज। द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल मैं आपको बता चुका हूं, हाइड्रोजन एटम में इंक्रीज करेगी इस तरीके से 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। अब 2s 2p की सेम है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो एनर्जी रहेगी ऑर्बिटल्स की वो सिर्फ डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ किस पे, शेल की वैल्यू पे, सब शेल की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर शेल की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से 2 तो वैल्यू ऑफ एनर्जी चेंज होगी, बट अगर शेल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ सब शेल चेंज हो रहा है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आपकी जो एनर्जी रहेगी वो इनकी सेम रहेगी। जैसे 3s 3p 3d की सेम है, 4s 4p 4d 4f की भी सेम रहे, ठीक है। 4 से आगे जब 5 पे जाएंगे तब वैल्यू चेंज होगी। नेक्स्ट आपका एनर्जी लेवल डायग्राम्स आ जाते हैं फॉर फ्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, जैसे हाइड्रोजन एटम और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए दोनों को दिखाए गए। ये आपका हाइड्रोजन एटम का हो गया और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम के केस में ये 1s हो गया, 2s 2p की एनर्जी सेम है, यहाँ ऊपर की तरफ मान लीजिए एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। 3s 3p 3d की एनर्जी सेम है।
बट मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d सबकी एनर्जी अलग है। सारे शेल और सब शेल, मतलब सेल और सब शेल दोनों पर डिपेंड करता है। कौन? n और l मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए और ओनली n हाइड्रोजन एटम के लिए, ओनली n हाइड्रोजन एटम के लिए। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नोट दैट ऑर्बिटल्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव द सेम एनर्जीज इवन फॉर डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं आपको बता चुका हूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए भी है वैलिड। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स ऑर्बिटल्स विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब वैल्यू ऑफ n अगर सेम है एंड possesses डिफरेंट एनर्जीज फॉर डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। अगर वैल्यू ऑफ l या आप कहें l अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट एनर्जीज होंगी, मतलब 1s की एनर्जी डिफरेंट होगी 2s से, 2s की डिफरेंट होगी 2p से। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये हमारा हो गया क्या? एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बात के बारे में। Although the shapes of 2s and 2p orbitals are different, ठीक है, an electron has the same energy when it is in 2s orbital as when it is present in 2p orbital. शेप दोनों के डिफरेंट है। 2s की जो शेप है वो स्फेरिकल रहेगी, 2p की जो शेप है वो डम्बेल रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी सेम एनर्जी रहेगी अगर वो 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या फिर वो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कब? जब वो हाइड्रोजन एटम के केस में। अब मैं बात करता हूं कि जिन ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी, अगर 2p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 2p सब शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, p सब शेल के सेकंड शेल के p सब शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल अगर उसके अंदर है तो उन ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होगी और उसको उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स? डीजेनरेट। The 1s orbitals in a hydrogen atom, as said earlier, corresponds to the most stable conditions. Correspond to the most stable condition and is called the ground state. And an electron residing in this orbital is most strongly held by the nucleus. बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ध्यान से समझिए। 1s ऑर्बिटल, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1, ठीक है। The 1s orbitals in a hydrogen atom, as said earlier, correspond to the most stable condition and it is called the ground state. And an electron residing in this orbital is most strongly held by the nucleus. एक ही इलेक्ट्रॉन है और 1s1 अगर उसकी ग्राउंड स्टेट है तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में रहेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s and 2p, किसकी बात कर रहे हैं हम? 2s 2p और हायर ऑर्बिटल्स इन ए हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। अगर वो इलेक्ट्रॉन 2s 2p में चला जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम अनलाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट डिपेंड करता है किस पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी। किस पे डिपेंड करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी। दैट इज फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s p d f एंड ऑल हैव डिफरेंट एनर्जीज। अगर मैं 3s 3p 3d 3f की बात करूं तो इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? डिफरेंट। Within a given principal quantum number, the energy of the orbital increases like this as p, d and f. आपको क्लियरली पता है। For higher energy levels, these differences are sufficiently pronounced and staggering of orbital may result 4s की एनर्जी 3d से कम हो जाती है, 6s की एनर्जी 5d से कम हो जाती है, 4f की एनर्जी 6p से कम हो जाती है। तो किसकी एनर्जी किससे कम रहेगी, किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, किसकी एनर्जी कम रहेगी, ये बात हम डिस्कस करेंगे। कब? ये बात हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल्स। वो हम थोड़ी देर में, अभी मैं आपको रिकॉल करूंगा। तो एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स की जो n+l रूल है वो आप यहां से समझिए, वो मैं आपको एक बार ऑफ फॉर्म में बताऊंगा। और ये हमारा रूल है n+l रूल। ये फिगर उस बात को क्लियरली विजिबल कर रहा है। इट मे बी नोटेड दैट डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर शेल हैव डिफरेंट एनर्जीज इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये जो टेबल है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए हम बना रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, 2s के लिए n2 l0, 2p के लिए n2 l1, 3s के लिए n3, 3p के लिए 3, 4s के लिए 4, 3d के लिए 3, 4p के लिए 4। जो n और l ये रिप्रेजेंटेशन होती है। आगे वाली जो नंबर लिखा हुआ वो n और जो पीछे सिंबल लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे l।
वैल्यू ऑफ एल 1s के लिए 0, 2s के लिए 0, 2p के लिए 1, 3s के लिए 0, 3p के लिए 1, 4s के लिए 0, 3d के लिए 2, 4p के लिए 1। सम कर लेते हैं दोनों का। 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3। अब 3 और 3 अगर n + l वैल्यू सेम है, देखो लोअर एनर्जी उसकी होगी उस ऑर्बिटल की जिसकी n + l वैल्यू लोअर है। ये तो शॉर्ट ट्रिक है ना। अगर n की वैल्यू लोअर है तो अगर n + l वैल्यू सेम है तो उसकी तरफ जाइए, उसकी लोअर एनर्जी होगी जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ n है। जैसे 2p और 3s में से 2p की वैल्यू n की लोअर है, इस वजह से वो 3s से कम एनर्जी पे है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2p के लिए भी n + l 3 है और 3s के लिए भी n + l 3 है। अगर दोनों के लिए n + l की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये हुआ जिसकी लोअर वैल्यू है n की उसकी लोअर एनर्जी रहेगी। क्लियर? ठीक है, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p 4 हो गई, यहाँ भी 4 हो गई, तो 3p की लोअर एनर्जी रहेगी। 3d और 4p तो 3d की लोअर एनर्जी रहेगी। क्लियरली यहाँ से विजिबल है n + l रूल से। ये बातें मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और अच्छे से बताई हैं। आई होप रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप अपने डाउट पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो हमने एक्चुअली में परसों के डे बिफोर येस्टरडे सेशन में डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता लग गया, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं पता लग गया, शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बट उन इलेक्ट्रॉन्स का उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा ऑर्बिटल्स के अंदर वो कौन बताएगा हमें, 3 रूल, ऑफ-बाउ, पॉलीज एंड हुंड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ऑफ-बाउ का मतलब ही क्या है, बिल्डिंग अप। ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द बिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मींस द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ-बाउ क्या कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा, फिर जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। मतलब ऑर्डर कुछ ये रहना चाहिए 1s 2s 2p 3s। कैसे याद करें इसको, मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूंगा जिसमें आप टॉप से स्टार्टिंग करेंगे और एरो की तरफ चलते रहेंगे और बॉटम तक चलेंगे। ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टॉप टू बॉटम लेफ्ट। ठीक है, देखते हैं चलो उस चीज को भी। और उससे पहले जो मैं आपको n + l रूल बता चुका हूं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। n + l रूल आई होप आपको एकदम से क्लियर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। 1s से हम स्टार्ट हुए, 1s से हम गए 2s की तरफ, 2s से हम गए 2p की तरफ, 2p से हम गए 3s की तरफ, 3 से 3p 4s, फिर ऊपर गए 3d 4p 5s, फिर ऊपर आए 4d 5p एंड सो ऑन। एनर्जी आपकी नीचे की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी आपकी नीचे की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज। आप इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप लिखेंगे कितने पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, आपको पता है 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ पर क्या होते हैं एस पी डी और एफ। अब जी एच आई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपके एफ तक ही 118 एलिमेंट जो प्रेजेंट है पीरियडिक टेबल में उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो 1 और s क्रॉस कर रहा है 1s, 1p नहीं लिख रहे। आपको पता ही है कि n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। 1p लिखा तो इसके केस में n की वैल्यू भी 1 और l की वैल्यू भी 1 जो कि सेम नहीं हो सकती। तो 1p नहीं होता, 2s 2p हो सकता है, 2d नहीं होगा, 3s 3p 3d हो जाएगा। उसी तरीके लिखेंगे 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से लिखेंगे और फिर मूव करेंगे 1s ऊपर जाएंगे, 2s ऊपर जाएंगे, 2p 3s फिर ऊपर जाएंगे। इस तरीके से हमें चलना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ऑफ-बाउ ने ये बताया कि आप इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कैसे याद रख सकते हैं। अब बार बार आप ये रिप्रेजेंटेशन तो बना नहीं सकते, उसके लिए रूल बना n + l। क्या कहता है n + l रूल, वो कहता है कि मुझे बताइए चलिए 4p और 4s में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, 4s और 4p। ठीक है, 4p के लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0 4s के लिए, और 4p के लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, क्लियरली विजिबल है 4p की ज्यादा है 4s की कम है, 4s की कम है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर होगा कि किस तरीके से। अच्छा, जैसे 5f के बाद 6d को भर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5f को पहले भरें या 6d को, किसकी एनर्जी कम है चेक करिए। अच्छा 5 है तो n की वैल्यू 5, 6 है तो n की वैल्यू 6, f है तो आपको पता है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। मतलब यहाँ पर l की वैल्यू होगी 3 और d के लिए l की वैल्यू होगी 2। तो 5 + 3 8 और 6 + 2 8। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आती है
तो n प्लस एल वैल्यू होगी सेम। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाती है तो आपको मैंने बता रखा यू हैव टू गो विद द लोअर वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लोअर एनर्जी, और 60 की क्या होगी, हायर एनर्जी। ये आपको क्या हो गया, हायर एनर्जी। आप यहां पर देख सकते हैं 5f की लोअर पहले फिल किया जाता है और ये फिर हायर एनर्जी। ठीक है, ये हो गया ऑफ बाउ की बात आते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव द नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। दो इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इज रेस्ट्रिक्टेड बाय एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गिवन बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वोल्फगैंग पॉली। क्या कहा उन्होंने, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मान लीजिए ये मैंने कोई ऑर्बिटल लिखा, ठीक है, 3 ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये आपका px वाला है जिसके लिए +1 वैल्यू है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए ऊपर की तरफ। अब हुआ क्या, ये 2p का है, मान लीजिए 2px है, तो n की वैल्यू हो गई 2, l की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि p है, ml की वैल्यू आप कह रहे हो +1 है दोनों के लिए, यहां तक तो दोनों के लिए सेम है। अब अगर मैंने दोनों ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ms भी +½ हो गया दोनों का। अगर दोनों का +½ है तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, ये तो हो गया गलत। पॉलिस ने कहा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो गया, वायलेट हो गया। तो इसलिए एक स्पिन ऊपर और एक नीचे, मतलब अपोजिट स्पिन रखनी है, ठीक है, पैरेलल स्पिन नहीं रखनी। Pauli's exclusion principle stated that only 2 electrons may exist in the same orbitals and these electrons must have opposite spin। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, ये बात भी पॉलिस ने बताई, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद उनकी जो स्पिन होनी चाहिए वो अपोजिट भी होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर्स में से कोई भी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, बट कम से कम एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो जो कंडीशन है वो वैलिड रहेगी। ठीक है, वो अरेंजमेंट क्या रहेगी, वैलिड। अब आता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मान लीजिए आपको D6 फिल करना है, तो आपने 2 तरीके लगाए, वन 2 3 4 5 6। दूसरा तरीका लगाया 1 2 3 4 5 6। कौन सा करेक्ट होना चाहिए, क्विक बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट होना चाहिए। यस, बिल्कुल ठीक बात, ऊपर वाला करेक्ट होना चाहिए, नीचे वाला गलत है, क्योंकि हुंस कहता है मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम रहनी चाहिए। अगर मल्टीप्लिसिटी आप चेक करेंगे ना तो देखो ये इसने अपनी स्पिन कैंसिल आउट कर दी, तो इन चारों की स्पिन आ गई। चारों की स्पिन कितनी आई, 4 इंटू +½ ऊपर की तरफ है, तो लगभग कितनी आ गई 2। ठीक है, और मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, मतलब 2 इंटू 2+1, ठीक है, कितनी आ गई 5। जबकि इनकी चेक करेंगे कैंसिल 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 0, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 2s+1 वैल्यू 1। तो ये आप समझिए ध्यान से, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। दिस रूल्स डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। सेम सबशेल मतलब डीजेनरेट जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल करने हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल करने की पहले सारे ऑर्बिटल्स को सिंगल सिंगल फिल करना है, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। पहले सारे ऑर्बिटल्स जब सिंगल सिंगल फिल हो जाएंगे तब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम शेल सब शेल, चाहे SO P हो, D हो या F हो, S के केस में तो कोई केस ही नहीं बनता। डज नॉट, बिकॉज एक ही ऑर्बिटल होता है, डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल अनलेस ईच ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू दैट सबशेल इज सिंगली ऑक्युपाइड। जब तक सारे ऑर्बिटल्स एक इलेक्ट्रॉन ना ले लें तब तक वहां पर रिपीटेशन मतलब पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये हमारा कौन सा रूल कहता है, ये हमारा कहता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद आता है हुंस रूल में कि देयर आर 3p ऑर्बिटल्स 5d एंड 7f, ठीक है, और इसी तरीके से आगे आ जाता है 9g आ जाएगा, sp,d,f,g, g में हो जाएंगे 9। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इन द p, d एंड f ऑर्बिटल विद द एंट्री ऑफ 4th 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। मतलब p के केस में जब 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग होगी, p के केस में 4th, d के केस में जब आपका 5 सिंगल सिंगल आ गए तो 6th इलेक्ट्रॉन जब आएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 सिंगल सिंगल आ गए, फिर 8th इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी।
It has been observed that half filled and fully filled are more stable than the partially filled. ऐसा क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं। उसके रीजन नंबर 1 तो ये है सिमिट्री, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो उनके अंदर आती है ड्यू टू सिमिट्री। इस वजह से कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शन हो जाता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस लिए बोला जाता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करी गई ऑर्बिटल्स में, वो जो अरेंजमेंट आती है उसको हम बोल देते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम ये बात माइंड में रखें इन बेसिक रूल्स की, फिल करते टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिटन वेरी इजीली। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। 2 वे कौन कौन से रिप्रेजेंट करने के, ध्यान से समझिएगा। या तो आप लिख सकते हो उसको इस फॉर्म में, ये उसकी नोटेशन होगी SAPB और DC, या उसको आप ऑर्बिटल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑर्बिटल डायग्राम इज मोर कन्वीनियंट, मोर यूजफुल। मोर कन्वीनियंट है, मोर यूजफुल है, कैसे? क्योंकि ये एग्जैक्ट चारों क्वांटम नंबर को बता सकता है, कौन? ऑर्बिटल डायग्राम। बट यहां से हमें चारों क्वांटम नंबर नहीं पता लगते SAPB DC नोटेशन से। ये ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मोस्टली आपको बॉक्स फॉर्म में मिलेंगे, बट जरूरी नहीं आप बॉक्स में रिप्रेजेंट करें, आप उन्हें सर्कल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उन्हें लाइंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल्स हो गए, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। In the first notation, the subshell is represented by the respective letter symbol. Letter symbol में क्या है? And the number of electrons present in the subshell is depicted as the superscript. जैसे कि ABC हमने लगाए थे, मतलब S2 हो सकता है, P3 हो सकता है, D7 हो सकता है, एटसेट्रा, इस तरीके से। The similar subshell represented for different shells is differentiated by writing the principal quantum numbers before the respective subshell. मान लीजिए अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये सबसेल S है और ये सबसेल हमारी S है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो या तो हम बोल सकते हैं 1s2 और इसको बोल सकते हैं 2s2, ये हो गया डिफरेंशिएट। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स इन द सेकंड नोटेशन, ईच ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, जो कि मैंने रिप्रेजेंट किया है। एक एरो ऊपर की तरफ रहेगी इलेक्ट्रॉन में, और जो डाउनवर्ड स्पिन है उसके एरो नीचे की तरफ, मतलब पॉजिटिव प्लस हाफ वाले को ऊपर दिखा देंगे और माइनस हाफ वाले को हम नीचे की तरफ एरो करके दिखाएंगे। एडवांटेज ऑफ सेकंड नोटेशन ओवर द फर्स्ट, क्या एडवांटेज है? दैट इट रिप्रेजेंट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, जो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड की क्यों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। Ground state electronic configuration of the atom of an element always correspond to the state of the lowest total electronic energy. ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, चाहे रिपल्शन या अट्रैक्शन जो भी मिला के जो कैंसिल आउट हो गए, जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है टोटल, वो लोएस्ट है ग्राउंड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसमें हाई हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम्स फॉलो द बेसिक रूल्स, बट कुछ एटम्स के केस में आ जाते हैं एक्सेप्शंस, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr एंड Co। अच्छा, 2 बातें होती हैं, एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन से तो होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स और कौन से होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स जहां तक कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं, जैसे सोडियम की बात करें, 11 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाऊंगा। 1s2 2s2, वैसे आप सीख चुके हैं, वी आर जस्ट डूइंग द रिवीजन। आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आपके लिए इजी रहेगा अभी। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहां तक आपके कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p6 तक, जहां तक कंप्लीटली फिल्ड है। जो पार्शियली फिल्ड है उसको हम बोल देंगे, या जो लास्ट शेल है उसको हम बोल देंगे वैलेंस शेल, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर का रहता है 3d5 4s1 और 3d10 4s1, बट जब आप लिखेंगे इसे रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो मिलेगा 3d4 4s2 क्रोमियम का और 3d9 4s2 कॉपर का। हुआ क्या, जब हमने 3d4 4s2 लिखा क्रोमियम के लिए, यहाँ पे 4s1 आ देते हैं, ये 4s हो गया जिसमें 2 हैं, और 3d में 1 2 3 4 है, ये तो हो गया क्रोमियम का। अगर मैं कॉपर का भी लिखता हूं तो वो हो जाता है 4s में 2 और इसमें 9, ठीक है 9।
अब देखिए ध्यान से, ये पार्शियली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है। मैंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया, यहां से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम किया और यहां लिख दिया। ये हो गया। अब ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है। पहले क्या था, एक फुल फिल था, एक पार्शियली था, एक फुल फिल था, एक पार्शियल था। अब दो हाफ है और एक हाफ, एक फुल। तो ज्यादा स्टेबल कौन से हुए, ये वाले कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये ऐसा क्यों हुआ, स्टेबल क्यों हुए, क्योंकि अब इनके अंदर सिमेट्री आ चुकी है। और दूसरा पॉइंट, शील्डिंग वीक हो चुकी है। शील्डिंग क्या हो चुकी है, वीक। क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स की शेप आपको मैं दिखाता हूँ। जो डी ऑर्बिटल की शेप है, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी शेप किस तरीके से होती है। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी जो एक्स वाई है और डी वाई जेड और जी जेड एक्स है, इनकी जो रहेंगी, ये रहेंगे आपके इन बिटवीन द एक्सिस। और ये रहेगा अलोंग द एक्सिस। ठीक है। सो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की कॉमन शेप मैं बनाता हूं, क्योंकि आपको पता ही है ये रहेंगे इन बिटवीन द एक्सिस इस तरीके से। मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो डी एक्स वाई हो गया, वाई जेड करने पे वाई जेड हो जाएगा, जेड एक्स करने पे जेड एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या रहेगा, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो अलोंग द एक्सिस इस तरीके से, इस तरीके से। जेड स्क्वायर की शेप इस तरीके से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवॉल्व करती रहती है जेड एक्सिस। आप समझिए ध्यान से, एक्स वाई के जो लोब्स हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, लोब्स कहाँ है, यहाँ पर। लोब्स कहाँ है, यहाँ पर। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट लोब्स में इलेक्ट्रॉन्स को रहने की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहने की वजह से सिमेट्री बढ़ गई है और शील्डिंग वीक हो चुकी है। अब वो शील्डिंग बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। शील्डिंग वीक होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के लिए जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गई, क्योंकि न्यूक्लियस इनको अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है। अगर न्यूक्लियस इनको अच्छे से अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, इनका बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा और डेफिनेटली एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप इस चीज को अब दूसरे तरीके से समझेंगे। कॉज क्या है स्टेबिलिटी का कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड के लिए। द कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड सब्सटेंस आर स्टेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। द फर्स्ट रीजन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेल नोन दैट सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिमेट्रिकल हो चुका है, सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन और सभी को दो दो इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं क्रोमियम एंड कॉपर के केस में रेस्पेक्टिवली। द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब्सटेंस हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर वो ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सबशेल अगर 3D है, इक्वल एनर्जी बट डिफरेंट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल एनर्जी है बट जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई डी एक्स वाई में, कोई डी वाई जेड में, कोई डी जेड एक्स में, कोई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही सब शेल के हैं, एनर्जी सेम है बट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। कॉन्सिक्वेंट क्या आता है कि जो शील्डिंग है एक दूसरे के लिए वो स्मॉल हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं न्यूक्लियस से। एक्सचेंज एनर्जी दूसरा कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव शील्डिंग स्मॉल हो चुकी है और जो उनके बीच में कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी है वो भी स्मॉल हो चुकी है और जो मतलब कि अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो चुकी है। और एक्सचेंज एनर्जी है ही। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, विद द स्टेबलाइजेशन इफेक्ट अराइजेस व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल। These electrons tends to exchange their positions। अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है तो ये अपनी स्पिन को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ये क्या अपनी स्पिन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज। अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज। एंड जब ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, these electron tend to exchange their position and the energy released due to this exchange is called exchange energy। तो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस हुए उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतने ज्यादा वो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल हो जाएंगे। तो द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक्स प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबसेल इज या तो हाफ फिल्ड होगा या वो फुली फिल्ड होगा। एज अ रिजल्ट एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सो रिजल्ट विल बी द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। द एक्सचेंज एनर्जी इज द बेसिस ऑफ हुंड्स रूल, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
which enters orbitals of equal energy have parallel spin as far as possible। parallel spin होनी चाहिए पहले, मतलब सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड होनी चाहिए पहले, जितने ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा मतलब मैक्सिमम पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करिए, फिर पेयरिंग स्टार्ट करिए जब सारे फिल हो जाएं। यही तो था हुंड्स रूल का बेस। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल इज ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री। आप ये समझ सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं इस बात को। द exchange energy is at the basis of Hund's rule that electrons which enter orbitals of equal energy have parallel spin as far as possible। ये आप एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। कौन से कॉन्फ़िगरेशन की? D5 की। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है ये, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन है ये, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन है ये, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन है ये। अब नंबर 1 इलेक्ट्रॉन ने 4 एक्सचेंज करे हैं, नंबर 2 ने 3 एक्सचेंज करे हैं, नंबर 3 ने 2 एक्सचेंज करे हैं और नंबर 4 ने 1 एक्सचेंज किया है। टोटल एक्सचेंज हो गए यहाँ पे 10। ये मैक्सिमम है। D4 का देख लो, D3 का देख लो, D6 का देख लो, D9 का देख लो, उनमें मिनिमम होते चले जाएंगे। तो ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं D5 और D10 के केस में, जिस वजह से यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? अब आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कुछ गिवन एलिमेंट्स का। ये टेबुलर फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है, Z1 दे रखा है तो 1s1 हो गया। हीलियम का 1s2 हो गया। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। 1s3 क्यों नहीं लिखा? पॉलीज वॉयलेट हो जाता है। 1s3 पॉलीज कहता है कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए एक ऑर्बिटल में। ठीक है, 2s में 1 हो गया तो 2s में 2 आ सकता है बेरिलियम में। फिर बोरोन के केस में 1s2 2s2 2p1 हो गया। कार्बन के केस में 1s2 2s2 2p2 होगा एंड सो ऑन। जब नियोन का केस आया तो 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब जब सोडियम का केस आएगा तो 1s2 2s2 2p6। नेक्स्ट आएगा 3s1 में। किस में जाएगा? 3s1 जिसका Z होगा 11। Z क्या होगा? 11। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्रोमियम और कॉपर का मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे स्टार लगा के शो कर रखा है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका Z, ये आपका क्या है? Z। ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये 3s हो गया। और उसके बाद क्या आता है? 3p। उसके बाद क्या आता है? 4s। और फिर क्या आता है? 3d। गलत, यहाँ पे जो लिखा गया है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d 4s के टर्म में लिखा गया है। वैसे 4s की फिलिंग पहले होती है और फिर 3d की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनकी जो एनर्जीज है वो कंपेरेबल होती है लिखते टाइम, बट जब फिलिंग करेंगे तो 4s की पहले करेंगे, 3d के बाद में करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज हमेशा क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 15 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। 3p3। अब जैसे सल्फर का क्या होता है? 3p4। तो जहां पर फुली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अभी तो आप 30 एटॉमिक नंबर तक ही पहुंचे, जब आप 70-80 तक पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते। तो इसको शॉर्टकट तरीका क्या है? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते लिखते जो पहले नोबल गैस आई है, जैसे मान लीजिए आपको टाइटेनियम का लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। 4s2 3d2 जब आपने लिखा तो ये बड़ा सा हो गया। छोटा कर सकते हैं क्या? सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इसको? हाँ। आप टाइटेनियम से पहले नोबल गैस देखिए कौन सी आई है। टाइटेनियम से पहले नोबल गैस आती है 18 पर, जो कि होती है आर्गन। तो नोबल गैस आने के बाद क्योंकि ये हो चुके हैं अब इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां तक इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हो चुके हैं, तो आप इनको लिख देंगे आर्गन। नोबल गैस की टर्म में हम अब लिखेंगे आर्गन 18। उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो कि होगा हमारा 4s2 और 3d2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे आयरन का लिखना है 26, तो आप लिखेंगे आर्गन 18 हो गया। 18 तो यहाँ पे चले गए। आप 18 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4s2 हो गया और 3d6 हो गया। इस तरीके से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एलिमेंट्स का। तो आज की क्लास में हमने एंटायर चैप्टर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको क्विकली रिवाइज किया है ताकि आपके सारे पॉइंट्स एकदम से क्लियर हो जाएं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। दिस इज द रिवीजन क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि हमने ये स्टडी की क्लास में जिस तरीके से किए थे। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो डू प्रैक्टिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को आप भी क्विकली रिवाइज करिए। कोई डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं डाउट सेशंस में, और मिलते हैं फिर आप आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।